नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। बड़ी खबरें जहां पर हम आप तक पहुंचाते हैं अब तक की तमाम वो बड़ी खबरें जो लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच में बंगाल में तनातनी देखने को मिल रही है। राज्यपाल ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के आरोप लगा दिए हैं। संक्रमण से निपटने में नाकाम रही है ममता बनर्जी की सरकार, ये कहना है जगदीप धनखड़ का। ये भी आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान लगातार लापरवाही हो रही है, इस तरह के आरोप लगाए हैं राज्यपाल ने। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि इस तरह से लगातार राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच में तल्खियां देखने को मिल रही हैं। और इस बीच जैसा कि जानकारी हमने अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाई है, राज्यपाल ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि कोरोना वायरस से निपटने में नाकाम रही है ममता सरकार। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी शांतनु बनर्जी। शांतनु, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच में ये जो तनातनी है, इसकी प्रमुख वजह क्या है? किस तरह के आरोप लगाए हैं राज्यपाल ने? जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि पश्चिम राज्यपाल एक सर एक ट्वीट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का फिलहाल जो परिस्थिति, फिलहाल जो हालात, फिलहाल जो माहौल बन गया अभी, तो इसको लेकर कभी कोरोना वायरस को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, कभी भी ऐसे ही बोले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी ठीक तरह से नहीं हो रहा है, आदमी लोगों ने खाना भी नहीं मिल रहा है, उसका राशन भी ठीक तरह से नहीं मिल रहा है। ऐसी मतलब एक से एक ट्वीट करते जा रहा है। लेकिन हम लोग देखा था काल जो जगदीप धनखड़ ने ऐसे एक ट्वीट किया, जो केंद्र प्रतिनिधि जो दल आया उसको भी मतलब सहयोग नहीं कर रहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सरकार ने, ऐसे उन्होंने आरोप लगाया। क्योंकि उसको रोका जाए, क्यों रोक दिया? ऐसी एक से एक जब ट्वीट करना शुरू की, उसके बाद ममता बनर्जी ने खुद आज ये उनको एक चिट्ठी भेजा, और चिट्ठी में खुद ममता बनर्जी ऐसी लिखा, जो हम लोग को जो मतलब जो राज्य सरकार जो बनाया है, खुद इसी राज्यों का जो जनता है, जनता ने मतलब हम लोग को चुनाव में बनाया है, और हम लोग इलेक्टेड होके आए हैं और मुख्यमंत्री भी बनाए हैं। लेकिन हम लोग तो ऐसी मनोन्नति को कोई प्रार्थी नहीं है जैसे राज्यपाल जैसी आया। ऐसी कुछ बोलने के बाद भी फिर से राज्यपाल उन्होंने और भी एक चिट्ठी भेजा है, और चिट्ठी में ऐसी लिखा है कि आप संविधान को मानते हैं तो संविधान को उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो ये बताइए कि लगातार हमने देखा है कि पिछले दिनों में राज्यपाल के द्वारा तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन राजनीति की अगर बात की जाए तो कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने ममता बनर्जी पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि लाशों की गिनती वो इस प्रकार से करती हैं कि उसमें कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। और जो कोरोना वायरस के चलते मौतें हुई हैं पश्चिम बंगाल में, उनमें से कई शव ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल पा रही है। तो आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी। उसके अलावा जो सहायता दी जानी चाहिए उसमें भी तुष्टीकरण का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर क्या ममता बनर्जी की सरकार ने किसी तरह की कोई सफाई दी है? जी, आज भी हमने यही देखा है। आज राजेश सिन्हा ने, संरक्षण सचिव जो राजीव सिन्हा है, उन्होंने खुद ऐसे ही बोला है कि हमारा जो एक कमेटी बना है, मेडिकल का बोर्ड का जो कमेटी बना है, तो उसमें से सिर्फ 18 लोग का जो पॉजिटिव जो कोरोना केसेस है, उसमें से 18 लोग का जो मौत हुआ है वो सही है। लेकिन बाकी जिसका जो मौत हुआ है वो दूसरा कोई कारण है। हो सकता है उसका किडनी फेल है, हो सकता है हार्ट अटैक भी हो गया, हो सकता है मतलब दूसरा कोई बीमारी में से वो लोग मरे हैं, लेकिन कोरोना वायरस में नहीं मरे हैं। ऐसी आज कुछ बयान दिया है राजीव सिन्हा ने। लेकिन बार बार ये होने के बाद भी, लेकिन तब भी सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है, ये जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के साथ जो लड़ाई जुटे हुए, ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए, आम जनता ने यही चाहता है कि कोरोना वायरस को किसी भी हालत से उसको हम लोग लड़ाई करके उसको मतलब हराए, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये देखने के लिए नहीं है, लेकिन वो भी तो सही बात है। लेकिन हम लोग यही देख रहे हैं, और कई दिनों से ये जो माहौल बन गया, अभी जगदीप धनखड़ ने भी ऐसी मतलब आवाज उठा रहे हैं कि केंद्रीय दल से भी ममता बनर्जी का सरकार ने सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसी आरोप भी लगा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि इस तरह से पश्चिम बंगाल में तनातनी लगातार देखने को मिल रही है, और ये तनातनी नई नहीं है। इससे पहले भी लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरह से राज्यपाल के द्वारा
ममता बनर्जी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए और तस्वीरें लगातार एएनबी न्यूज़ के माध्यम से हमने अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाई। किस तरह से केंद्रीय टीम जब पश्चिम बंगाल पहुंची थी, जिसमें डॉक्टर्स थे और मैनेजमेंट के लोग थे और राहत और सहायता पहुंचाने वाले लोग थे, उस टीम को रोका गया ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा। उनके ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि ममता सरकार का ये कहना है कि उनकी तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। और इस बीच जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से ये बात कही जा रही है राज्यपाल के द्वारा कि तुष्टीकरण कर रही है ममता बनर्जी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ममता सरकार संक्रमण से निपटने में नाकाम रही है और लॉकडाउन के दौरान कई प्रकार की लापरवाहियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो ये तमाम आरोप राज्यपाल के द्वारा ममता बनर्जी की सरकार पर। और सुरेंद्र राजपूत जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जो तमाम बातें राज्यपाल के द्वारा कही जा रही हैं पश्चिम बंगाल में, सबसे पहले आपका टेक क्या है उन पर? देखिए, राज्यपाल को राजनीतिक मर्यादाओं पर ध्यान रखना चाहिए और राज्यपाल की राजनीतिक मर्यादाओं का बगैर ध्यान रखे हुए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। राज्यपाल जी को ये नहीं पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों को अगर आप सिर्फ अहमदाबाद की परिस्थितियों से तुलना कर लें तो राज्यपाल जी को समझ में आ जाएगा कि नहीं। देखिए सुरेंद्र जी, राजनीति इस पूरे मामले में हम नहीं करेंगे। अगर किसी प्रदेश का कोई राज्यपाल है, अगर वो ये कहता है कि हमारे राज्य की सरकार कोरोना वायरस को लेकर सही प्रकार से काम नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं विचार तो करना पड़ेगा ना। राज्यपाल के पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह के आरोप लगाता है तो उसके बारे में तो विचार होना चाहिए। आप नहीं मानते? बिल्कुल। अगर राज्यपाल की मर्यादा के अनुरूप, घर के पिता और अभिभावक के अनुरूप सलाह देगा तो मानी जाएगी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इस वक्त एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम। चलिए, बिल्कुल आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। अर्जुन सिंह जी हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन जी, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनका ये कहना है कि राज्यपाल कांग्रेस पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं पश्चिम बंगाल में। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आप पार्टी आपने बात किया है क्या है, ममता बनर्जी ने क्या कर रही है पश्चिम बंगाल में? आपके पार्टी के लोग भी आपके बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और राज्यपाल वही बात कर रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में लोग प्रश्न उठा रहे हैं। आज आप एक संवैधानिक पद को चैलेंज कर रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो चुनी हुई प्रतिनिधि हैं और राज्यपाल बैठाए गए हैं संवैधानिक। तो संवैधानिक सिस्टम जो है ये आज का बना नहीं हुआ, जब देश बना है तब से संविधान बना हुआ है और उसके बाद राज्यपाल बढ़ता। आज राज्य के अंदर कुछ भी होगा तो उसका सारा जिम्मेवारी, सारा उत्तरदायित्व लेना पड़ता है राज्यपाल को और कहना पड़ता है। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कह रही हैं कि वो चुनी हुई प्रतिनिधि हैं और हम लोग जो एमपी हैं, 18 एमपी बीजेपी से जीते हैं, हम लोग बिना चुने हुए एमपी हैं। हमें पुलिस के द्वारा हरासमेंट कराया जा रहा है और ममता बनर्जी जाके कुछ तुष्टीकरण की नीति के अंतर मुस्लिम इलाकों में जाकर और माइक लेकर प्रचार करेंगे कि मुझे माफ कर दिया जाए कि पश्चिम बंगाल में आपको हम बोलने को मजबूर हो रहे हैं कि आप घर में रहिए। ये स्थिति पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की है और राज्यपाल माफी क्यों? जैसा कि अर्जुन सिंह जी ने बताया, ये माफी क्यों? अगर मुस्लिम इलाका है कोई तो कोरोना का संकट तो वहां पर भी उतना ही है जितना हिंदू इलाके में हो सकता है। तो इस तरह की माफिया क्यों मांगी जा रही हैं? तुष्टीकरण नहीं है क्या ये? यही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की स्थिति ये हो गई है कि मरकज के लोग जो आए बंगाल में और उस समय ममता बनर्जी जी ने कहा कि हमारे यहाँ मात्र 78 लोग यहाँ मरकज के लोग हैं और आज तक वो मरकज के लोग कितने लोगों से मिले, कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया, कितने लोगों को आइसोलेशन में रखा गया। ममता बनर्जी के बंगाल के
एक सांसद के नाते मैंने कई बार उनसे, उनके चीफ सेक्रेटरी से लेकर हेल्थ सेक्रेटरी से लेकर डीएम से पूछा, खासकर मेरे इलाके में कोरोना के कितने मरीज पाए गए हैं आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ लाश छुपाए जा रहे हैं, लाश जलाए जा रहे हैं, दफन कर दिए जा रहे हैं, घर के लोगों को पता नहीं है। ये स्थिति है कि आज ममता बनर्जी को स्वीकार करना पड़ा कि उनके यहाँ 57 लोग मारे गए हैं। अभी तक तो बोल रही थी कि 15 लोग मारे गए हैं, 17 लोग मारे गए हैं। तो ये बंगाल में एक अद्भुत हाल है। असल में ममता बनर्जी अपने आप को भारत का अंग नहीं मानती हैं। वो सोचती है कि वो बंगाल के प्रधानमंत्री हो गई हैं और उसका सपोर्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश करेगा। इस तरह की मानसिकता से वो पश्चिम बंगाल में राजनीति कर। हम आपसे ये समझना चाहेंगे, आपने कहा कि राज्यपाल यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस से जितने लोगों की मृत्यु हुई है वो तो सच्चाई है ना, उस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राज्यपाल है या राज्य का कोई आम व्यक्ति, इस बात को कहता है तो विचार तो होना चाहिए, कोई एक्शन तो होना चाहिए ना उस बात पर। मैडम सत्य बात छुपाने की जरूरत क्या है? अगर एक राज्य में मुख्यमंत्री कोई बात छिपा रही हैं और डॉक्टर सबसे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, आज सरकारी 8 हॉस्पिटल बंद कर दिया गया, अब नहीं है तो डॉक्टर कैसे बीमार होते? तो ये सीधे लग रहा है इस तरह से यहाँ डेंगू जब फैला था उसी तरह से ममता बनर्जी ने किया था कि डेंगू से मरने वाले को बोला जाता था कि ये मल्टी ऑर्गन फेलियर है, इसलिए मारे गए हैं। आज जो डॉक्टर कोरोना का इलाज कर रहा है, कोविड-19 का ट्रीटमेंट कर रहा है, वो टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं देगा। ममता बनर्जी ने एक कमिटी बनाई है जो मरने के बाद आदमी का टेस्ट करता है और वो बताता है कि ये कोविड-19 से मरा है। ये कहीं भी दुनिया में वाकई में राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर। जैसा कि लगातार हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि ममता बनर्जी की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं राज्यपाल के ऊपर, लेकिन राज्यपाल का लगातार ये कहना है कि आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, तुष्टीकरण की नीति यहाँ पर अपनाई जा रही है और उसको लेकर जांच भी होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अर्जुन जी, साथ ही शुक्रिया करेंगे सुरेंद्र जी का हमसे बातचीत करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हां, आपको बता दें कि योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में छात्रों के बाद मजदूरों की मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया गया है। दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस लाएगी सरकार। ये भी आपको बता दें कि कोटा से छात्रों को लाने के बाद विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए थे और ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और फैसला इस प्रकार से लिया गया है कि यहां पर दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस लाया जाएगा और कोटा से छात्रों को लाने के बाद विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे, नियत को लेकर सवाल उठाए गए थे और तमाम ऐसे सवाल उठाए गए थे जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि छात्रों को अगर आप ला सकते हैं तो श्रमिकों को क्यों नहीं ला सकते हैं। और ऐसे में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और फैसला ये कि फंसे हुए श्रमिकों को वापस लाएगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से बड़ी खबर मिल पा रही है उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला यहां पर आ चुका है और छात्रों के बाद मजदूरों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया गया है। उमा शंकर पांडे जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमा शंकर जी, सबसे पहले रिएक्शन चाहेंगे, जो बात कही है योगी सरकार ने कि श्रमिकों को भी वापस लाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने और आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ने लगातार इस बात की मांग की कि प्रदेश के तमाम राज्यों में, देश के तमाम राज्यों में मजदूर, श्रमिक फंसे हुए हैं और उनके पास खाने तक का नहीं है, उनकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे में निश्चित रूप से इन लोगों को, सरकार को उचित मेडिकल फैसिलिटी और सुझाव के साथ प्रदेश में लाया जाना चाहिए। हमें खुशी है कि देर से ही सही
लेकिन योगी जी ने आज इस बात की अगर घोषणा की है तो वो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हाँ, अन्य घोषणाओं की तरह ये भी घोषणा बन के न रह जाए, धरातल पर इसे उतारना जरूरी है। ये है कि श्रमिकों को वापस लाएगी सरकार, क्योंकि सरकार छात्रों को भी लेकर वापस लौटी थी उत्तर प्रदेश में, तो श्रमिकों से किस तरह का बैर हो सकता है सरकार का? नहीं, देखिए, छात्रों हमसे प्रश्न है सुबह। उमाशंकर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं चलिए बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर छात्रों को ला सकती है सरकार, तो श्रमिकों से क्या बैर हो सकता है? आपने कहा कि धरातल पर ये चीजें उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, या मात्र ये घोषणा ना रह जाए, तो सरकार को श्रमिकों से क्या बैर है? जब कहा है तो वापस आएंगे, इसमें क्या संशय? नहीं, देखिए, दोनों में अंतर है। छात्रों की एक निश्चित संख्या थी, एक सीमित संख्या थी, लेकिन मजदूर जो लाखों की संख्या में है और देश के हर कोने में है। छात्र तो राजस्थान के कोटा में ही थे, जहां पर राजस्थान की सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की सरकार को पूरी मदद की, और अभी तो राजस्थान सरकार ने फंसे हुए छात्रों को स्वयं अपने बसेस लगाकर हर प्रदेश में भेजने की तैयारी कर दी है और इसकी घोषणा भी कर दी है। मजदूरों की आप हमारे साथ मौजूद रहें। नवीन श्रीवास्तव जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवीन जी, संशय है उमाशंकर पांडे जी को, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि छात्रों के समान ही श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में वापस लाया जाएगा? उमाशंकर जी को संशय है तो उसका कोई उपाय हम लोग के पास नहीं है जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से दिल्ली से लाखों लोगों को, दिल्ली की सरकार की अव्यवस्था दुष्प्रचार ने उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर लाके खड़ा कर दिया था। लाखों ऐसे श्रमिकों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने रातों रात बसों की व्यवस्था करके उनको उनके गांव तक, उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का काम किया। लगभग 10,000 की संख्या में कोटा में पढ़ने वाले छात्रों को उनके गंतव्य जिलों तक पहुंचाया गया। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से देश के विभिन्न हिस्सों में उत्तर प्रदेश के रहने वाले मजदूर काम करने गए हैं, उनके द्वारा लगातार यह मांग की जा रही है कि लॉकडाउन की स्थिति क्या होगी, आगे क्या होगा, हम अपने घर जाना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की जो संवेदनशील सरकार है, उसने यह फैसला किया है कि चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, हम अपने संसाधनों को पूरी तरह से लगा करके, और मैं एक चीज उमाशंकर जी की जानकारी शायद ना हो, मैं बताना चाहूंगा कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से उत्तर प्रदेश में कैडर के जो IAS IPS अधिकारी उससे राज्यों के मूल निवासी हैं। जैसे महाराष्ट्र के लिए प्रमुख सचिव PWD है नितिन रमेश गोकर्ण, और एक सीनियर IPS अफसर है SP शिरोडकर, उनको बनाया गया है नोडल अफसर। तो इस प्रकार से विभिन्न राज्यों में जहां उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वहां के स्थानीय मूल के निवासी के उत्तर प्रदेश कैडर के IAS IPS अफसरों को बनाया गया है, और उनकी देखरेख में ही यह पूरा अभियान चलाया जाएगा। इन मजदूरों को वहां से ले आकर उनके जहां जिस जिले के रहने वाले हैं वहां क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिन, और जब 14 दिन क्वारंटाइन के बाद वो स्वस्थ होंगे तो उनको उनके घर भेजा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमसे बातचीत करने के लिए। उमाशंकर पांडे जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, और लगातार जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला कि श्रमिकों को भी उत्तर प्रदेश में वापस लाया जाएगा। और अब बात करते हैं राजस्थान की। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में लॉकडाउन तोड़ना महंगा पड़ रहा है। लॉकडाउन के मानदंडों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा रही है। 3,200 लोगों के खिलाफ लगभग 1,350 मामले दर्ज किए गए हैं। यह भी आपको बता दें कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक BL सोनी ने यह जानकारी दी है। तो राजस्थान में लॉकडाउन अगर आप तोड़ते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह भी आपको बता दें कि 3,200 लोगों के खिलाफ 1,350 मामले दर्ज किए गए हैं, और BL सोनी ने यह जानकारी दी है। तो राजस्थान में लॉकडाउन को तोड़ना अब महंगा पड़ रहा है। तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही हैं, और ऐसे में लॉकडाउन को यहां सख्ती से उसकी पालना करवाना आवश्यक होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में लॉकडाउन तोड़ना महंगा साबित होता जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि लॉकडाउन के मानदंडों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा रही है।
और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल। संदीप, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से सख्ती बरती जा रही है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जरूर कोरोना के ऊपर राजस्थान भी पूरी तरह से काबू पाने में कामयाब रहेगा। देखिए सुधा, जिस प्रकार से कोरोना का लगातार आंकड़ा जो है राजस्थान में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वो जो राज्य सरकार है, गहलोत सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इसमें मॉनिटरिंग करें। वहीं पे अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे भ्रामक प्रचार की, सोशल मीडिया पे अफवाहों की, उसको लेकर एडीजी जो क्राइम है बीएल सोनी, उन्होंने एक स्टेटमेंट देके एक बहुत बड़ी अचीवमेंट किया है इसको, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना को लेकर लगातार अफवाहें चल रही हैं पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में नई नई बातें सामने आ रही है। ऐसे में अगर हम बात करें तो राजस्थान में 229 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 153 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे जिस बात से बीएल सोनी ने बताया। क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ पुलिस उन लोगों से भी लड़ रही है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैला रहे हैं। एक माह में पुलिस ने 22 मार्च से लेकर आज तक का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 229 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है पुलिस और 153 लोगों को जेल भी भेज चुकी है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर ही हर जिले में सेल गठित कर दी गई है। इसकी मॉनिटरिंग एडीजी क्राइम जो है, एटीएस एसओजी और बीएल सोनी जो है एडीजी क्राइम, वो खुद कर रहे हैं। चलिए, वाकई में राजस्थान में लॉकडाउन का उल्लंघन अगर आप करते हैं तो ये आपकी जेब पर महंगा पड़ सकता है। ये भी आपको बता दें कि लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा रही है। 3200 लोगों के खिलाफ लगभग 1350 मामले दर्ज हो चुके हैं। शुक्रिया अदा करेंगे संदीप का हमसे बातचीत करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। जी हां, मुंबई से बड़ी खबर मिल पा रही है। धारावी में कोविड-19 का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। नए संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिनकी संख्या 6 है। ये भी आपको बता दें कि धारावी में पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 220 हो चुकी है। धारावी में अब तक 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो लगातार धारावी में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 6 नए मामले सामने आ चुके हैं। जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है कि यहां पर पॉजिटिव मामलों की संख्या 220 हो चुकी है। धारावी में अब तक 14 लोगों की मौत भी हुई है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। शुभम पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुभम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, धारावी की अगर बात की जाए तो राज्य सरकार की तरफ से ये लगातार कोशिश की जा रही है कि वहां पर कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोका जा सके, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आती हैं, कुछ तस्वीरें और वीडियोज आपने भी ANB न्यूज के तमाम दर्शकों तक पहुंचाई, जहां पर लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है और शायद यही वजह है कि मामले इस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर से धारावी में। जी देखिए, आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी की बात करें तो वहां पर आज 6 नए मामले सामने हैं, जिसके बाद अब धारावी में कुल मिलाकर संख्या अब जो है 220 तक पहुंच चुकी है, जबकि 14 लोगों की अब तक कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। जैसा आपने कहा कि लोग वहां पर घरों से बाहर निकलते, जी हाँ, मजबूरी है। वहां लोग छोटे छोटे घर होने की वजह से वहां पर घरों से बाहर निकलते हैं और सड़कों पर बेधड़क वहां पर घूमते, जिस वजह से कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार धीरे धीरे तेजी से पैर पसारते हुए लगातार बढ़ते जा रहा है। और सबसे बड़ी अगर धारावी की बात करें तो वहां पर सुलभ शौचालय की है कि सुबह हम देखते हैं सुलभ शौचालय के सामने लंबी कतार लग जाती है। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भी एक सवाल उठता है कि लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और छोटे छोटे घर होने की वजह से एक एक घर में 10 से 15 लोग रहते हैं। इस वजह से लोग एक साथ 10-15 लोग घर में नहीं रह सकते। इस वजह से लोग घरों से बाहर निकलते हैं। कई लोग लंबी लंबी कतारें लगते हैं। वहां पर भोजन की जो सबसे मेन मुख्य भूमिका है भोजन की, वहां पर लोगों को भोजन नहीं मिल पा रही है। जी हाँ, वाकई में ANB न्यूज के माध्यम से तमाम दर्शकों को तस्वीरें हमने पहुंचाई थी, किस तरह से वहां पर जितने भी होटल्स हैं उनका शटर बाहर से बंद होता है, लेकिन उसके अंदर काफी बड़ी संख्या में लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमसे बातचीत करने के लिए। तो धारावी के विषय में जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई के धारावी से तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जहां पर अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। और जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, कोरोना का कहर लगातार जारी है और अभी तक यहां पर कुल संख्या 220 पर पहुंच चुकी है पॉजिटिव मामलों की।
और अब बात कर लेते हैं गोवा की। जी हां, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अच्छी पहल यहां पर देखने को मिली है। अपने जन्मदिन पर डॉक्टर के अवतार में वो नजर आए हैं। जी हां, आपको बता दें कि अस्पताल में जाकर मरीजों का इलाज भी करते हुए नजर आए और 47 साल के हो चुके हैं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरह से यहां पर गोवा के मुख्यमंत्री की बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह से मरीजों का इलाज करते हुए वो नजर आ रही हैं। ये भी आपको बता दें कि डॉक्टरी की पढ़ाई की है मुख्यमंत्री ने और ऐसे में अस्पताल में जाकर वो मरीजों को देखते हुए नजर आए। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता सुशील शुक्ला। सुशील, वाकई में बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें इस वक्त हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री खुद अस्पताल में पहुंचे और मरीजों का इलाज करते हुए नजर आए। सुशील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरा आपसे ये सवाल था सुशील कि जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त एएनबी न्यूज़ के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे, मरीजों का इलाज करते हुए नजर आ रही हैं। शानदार तस्वीरें हैं ये। जी सुधा, गोवा के मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर हैं और उन्होंने आज नॉर्थ गोवा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्वयं जाके ओपीडी में मरीजों को देखा और अपने जन्मदिन को वो इसी रूप में मना रहे हैं और लोगों से अपील किया है कि लोग लॉकडाउन के पीरियड में अपने घर पे ही रहें। और गोवा वैसे भी गोवा के लिए एक अच्छी खबर है कि गोवा कोरोना मुक्त हो गया है। चलिए, वाकई में काफी पॉजिटिव खबर है। सुशील, आप हमारे साथ मौजूद रहें। सदानंद तनावड़े जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोवा में। सदानंद जी, जो तस्वीरें आई हैं वाकई में कमाल की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से अगर इस तरह की पहल की जाती है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए और जमकर तारीफ होनी चाहिए। हाँ, बराबर है। क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, उसने जन्मदिन नहीं मनाया, उसने वो बाय प्रोफेशन वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, इसलिए उसने आज उधर जाके ओपीडी की और उधर जो पेशेंट थे वो पेशेंट को भी चेकअप भी किया पूरा दिन, सुबह तक, दोपहर तक। आप मानते हैं कि ऐसे राजनेताओं की देश को बहुत ज्यादा आवश्यकता है जो अपने अपने माध्यम से सामाजिक कार्य करें? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि हेलो जी, गोवा में तो यही शुरू से है। जब हमारे मनोहर पर्रिकर जी मुख्यमंत्री थे तो भी सिंपल लिविंग था। डॉक्टर प्रमोद सावंत भी उन्हीं की तरह से जो सामाजिक अपना बर्थडे है, फिर भी उसने सोचा कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अभी गोवा तो कोरोना मुक्त हुई है, पॉजिटिव कोई भी नहीं है गोवा में कोविड का। अच्छा, किस प्रकार के इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं? आपने कहा कि कोरोना मुक्त हो चुका है गोवा, लेकिन फिलहाल किस तरह के प्रिकॉशंस वहां पर लिए जा रहे हैं? जनता से किस तरह की अपील कर रही है सरकार? इधर जो ऑल इंडिया जो लॉकडाउन है वो पूरा इधर भी हम वही लॉकडाउन है। सिर्फ इधर का जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनी और बाकी का वो कंपनी चालू है। एज पर MHA जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस के हिसाब से वही बिजनेस चालू है, बाकी सब बंद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सदानंद जी हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए थे हमारे साथ गोवा से और उनका ये कहना था कि तमाम तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रही हैं और अगर कोई भी राजनेता इस प्रकार से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आता है तो कहीं ना कहीं समाज में बहुत ही बढ़िया मैसेज जाता है। और जो उत्साह है तमाम स्वास्थ्य कर्मियों का या ऐसे लोगों का जो जनता की सेवा में जुटे हुए हैं, उनके बीच में भी बहुत ही बेहतरीन संदेश जाते हुए इस वक्त इन तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। और अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला हुआ है। अपनी फिजूल खर्ची रोके मोदी सरकार, सेना कर्मचारियों के जले पर ना नमक छिड़का जाए, सेंट्रल विस्टा और बुलेट ट्रेन परियोजना पर रोक लगाई जाए, ये तमाम तरह की बातें कही गई हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें, कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के ऊपर करारा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अपनी फिजूल खर्चियों पर रोक लगाए मोदी सरकार और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि सेना और कर्मचारियों के जले पर नमक ना छिड़का जाए।
फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से मोदी सरकार के ऊपर हमला बोलती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। इससे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने तमाम तरह के सवाल उठा दिए थे मोदी सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर। और ये भी आपको बता दें कि इस बीच में हमने देखा है किस प्रकार से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधा गया, जहां पर ये कहा गया है कि मोदी सरकार को अपनी फिजूल खर्चियों पर रोक लगानी चाहिए, सेना और कर्मचारियों के जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।